जहाँ दुनिया प्यार ढूंढने जाती है वहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। ये है ताजमहल की वो कहानी जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। तभी इस कहानी का नाम हमने रखा है ताजमहल का छलावा। यह कहानी है सुमित और उसके दो दोस्त प्रशांत और दीपांशु की। तीनों दोस्तों को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन तीनों दोस्त मिलते हैं और बातें करते करते उन तीनों का प्लान ताजमहल घूमने का बनता है। उनके यहाँ से आगरा की दूरी कुछ 300 किलोमीटर थी, तो वे ट्रेन से सफर करना ही सही समझते हैं। वे तीनों शाम की ट्रेन से निकलते हैं और अगले दिन वहां पहुंचते हैं। ट्रेन थोड़ी लेट थी तो उन्हें ताजमहल पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वे 4:30 बजे वहां पहुंचते हैं और वहां लिखा था कि शाम के 5 बजे के बाद घूमना निषेध है। वे गेट से टिकट लेते हैं और गाइड के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि शाम का समय था तो सारे गाइड बिजी थे। एक नया लड्डी डहका था जो अभी अभी गाइड बना था, तो टिकट काउंटर वाला हमें उस लड़का मिलवाता है और कहता है, ये लो सर आपका गाइडर। हम उससे मिलते हैं। उसका नाम नितिन था और उसकी उम्र भी लगभग हमारी जितनी ही थी। जल्द ही वह हम लोगों में घुल मिल जाता है। हमें ताजमहल के अंदर घूमते हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी हमें एक रास्ता दिखता तो हम वहां जाने लगते हैं। तो वह हमें रोकता है कि वहां न जाओ। हम उससे पूछते हैं, क्यों भाई? तो इस पर वह बोलता है, यह मुझे भी नहीं पता, पर जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मना करा था यहां जाने को। हम उससे बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, आओ तो चारों साथ रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम उसे जबरदस्ती वहां ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते हमें एक तहखाना दिखता है। यह देखकर हमारी अंदर की जिज्ञासा बढ़ जाती है। हम उससे पूछते हैं कि भाई ये यहाँ तहखाना कैसे? तो इस पर वह बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बताया था कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। अब उसके अंदर भी वहां जाने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। चारों तहखाने के अंदर जाते हैं। वहां घुसते ही हमें ठंड और एक अलग सी शांति दिखती है। हमें वहां घूमते हुए 5 मिनट ही हुए थे, तभी दूसरी तरफ कुछ आवाज आती है। हम तीनों फौरन वहां भागते हैं। हम वहां जाकर देखते हैं तो बस 3-4 चमगादड़ होते हैं। तभी हमारे पीछे नितिन भी आ जाता है और हम उस जगह से निकल वापस आ जाते हैं। तो हमें वहां एक सुरंग जैसा रास्ता दिखता है जो कि पहले नहीं था, पर नितिन बोलता है कि यह यहां पर था, तुम्हारी नजर नहीं गई थी पहले। नितिन बोलता है कि चलो चलते हैं इस तरफ पर। हम तीनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर हम भी नितिन के कहने पर उस रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन का फोन बजता है। वह थोड़ी देर बात करके दीपांशु से बोलता है कि दीपांशु मेरे साथ बाहर आ जा, मुझे अकेले में अजीब सा लग रहा है। तो दीपांशु उसको बिना मना करे उसके साथ चल देता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम यहां रुको, मैं अभी आता हूं। उसे छोड़कर करीब 5 मिनट बाद दीपांशु अकेला आता है। तो हम उससे पूछते हैं कि नितिन कहाँ है? तो वह बोलता है कि उसके बोयंस का फोन था तो वह चला गया। चल छोड़, अब मैं आया हूं। तो आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर हम लोग चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह प्रशांत से बोलता है कि यार मुझे पेशाब आ रहा है, मेरे साथ चल ले। तब सुमित बोलता है, अबे यही कर लेना, हम दूसरी तरफ देख लेंगे, पर वह मना कर देता। आखिर में प्रशांत चलने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रशांत अकेला आता है तो सुमित बोलता, अब ये दीपांशु कहाँ गया? तो प्रशांत बोलता है कि वो तो चला गया, पर जाने से पहले बोल रहा था कि तू ना जाए। सुमित बोलता है, क्या बोल रहा? समझ आए कुछ ऐसा बोल। तभी प्रशांत एकदम से उसके कान के पास आकर बोलता है कि तुझे समझ नहीं आया कि वो चला गया है जहां उसे जाना था। यह सुनकर सुमित के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। तभी वह प्रशांत की आंखों की तरफ देखता, जो अब धीरे धीरे सफेद होती जा रही थी और साथ ही उसका शरीर भी अकड़ने लगा था। तभी उसे हंसने की आवाज आती है। तो वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां एक काली परछाई थी जिसकी सिर्फ लाल आंखें ही दिख रही थीं। तभी उसे कुछ पीछे से गिरने की आवाज आती है, तो वह अब की बार नड़ते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रशांत की गर्दन मोड़ी हुई थी और आंखों की पुतलियां भी गायब थीं और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। यह देखकर वह वहां से भागना शुरू करता है। उसे भागते हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था। वह वहीं आ जाता है जहां से उन्हें चमगादड़ की आवाज आई थी, पर वह देखता है कि प्रशांत का शरीर अभी भी उसके सामने ही पड़ी डिडा है। अब उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। तभी वह थोड़ा इधर उधर देखता है तो नितिन और दीपांशु भी दिखते हैं। उनके शरीर का मनो ऐसा हाल था कि देखा भी नहीं जा सके। नितिन की दोनों आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने नोच के बाहर निकाली हो, और दीपांशु की गर्दन पूरी मुड़ी कर झुकी हुई थी और पेट पूरा फाड़ रखा था। तभी वही काला साया उसके सामने आता है और बोलता है कि ये तो तुम्हें बचाने को बोल रहे थे, पर अब तू अकेला जी के क्या करेगा? तभी उसका धुआं सुमित के शरीर से लिपटने लगता है और इतने जोर से जकड़ लेता है कि उसकी हर हड्डी का चूरा बन जाता है। वह उसकी आंखों के सामने अपनी लार टपकाता है
और एक झटके से उसका दिल निकाल लेता है और बस आखिरी में एक चीख ही सुनाई देती है और फिर से सब पहले जैसा शांत हो जाता है।